नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में कल हम लोगों ने एक टॉपिक को पढ़ा था जिसका नाम था त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज के सभी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे। आज की क्लास में हम आयत वर्ग के बारे में समझेंगे। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर हमने पहले ही बताया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास देख ही नहीं रहे, उनको मतलब ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है बस डीएलएड में एडमिशन हो गया, उनका काम हो गया। आप याद रखिएगा, आपने अच्छी खासी फीस पे की है इस कोर्स के लिए, आपको एग्ज़ाम इसका देना है और आपका अल्टीमेट जो गोल है वो शिक्षक बनना है, टीचर बनना है। टीचर आप तभी बनेंगे जब डीएलएड में आप पास होंगे। याद रखिएगा, पहली सीढ़ी यही है कि आप डीएलएड में पास हो जाइए। डीएलएड में पास होंगे तभी आप सीटेट का एग्ज़ाम या फिर जो बिहार में आपका बीटेट का स्टेट का एग्ज़ाम होगा वो आप दे पाएंगे। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे शिक्षक भर्ती के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं भाई, कम से कम मैथ की, साइंस की, सीडीपी की आप रेगुलर क्लास कर लीजिए यूट्यूब पे आकर के। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको क्लास करनी ही नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको सब कुछ आता है, या फिर आपके पास समय नहीं है, आप समय के अभाव से जूझ रहे हैं, आप कोई काम करते हैं किसी समस्या में, आप उतना समय नहीं दे सकते, तो आपको बताया गया था राजन की आप सीरीज़ ले लीजिए ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट या अमेजन से, उससे आप पढ़ाई कीजिए। कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम के समय पे हमसे ये नहीं कहेगा कि सर जो है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई, इसलिए मैंने तैयारी नहीं कर पाई और मैं कैसे पास होऊंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़ेंगे नहीं, मान लीजिए डीएलएड के लिए कुछ आपका इंतज़ाम हो जाए, आप ऐसे ही पास हो जाएं मान लीजिए, तो क्या सीटेट में आप ऐसे ही पास हो जाएंगे बिना एग्ज़ाम दिए? या फिर एग्ज़ाम देंगे, आपका कोई इंतज़ाम होगा वहाँ? कुछ नहीं होगा। सीटेट आपको खुद से निकालना होगा। उसके बाद जब आपको बीपीएससी में बैठेंगे आप, तो बीपीएससी का जो टीआरई का एग्ज़ाम होगा, टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम होगा, क्या वहाँ पे आपका कोई इंतज़ाम हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, आपने कोर्स में एडमिशन ही इसलिए लिया है कि आप बीपीएससी को क्वालिफाई करें, आप टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को, टीआरई को क्वालिफाई करें, तभी तो आप टीचर बनेंगे। आपका उद्देश्य ये तो है नहीं कि आपको डीएलएड का बस सर्टिफिकेट मिल गया और आप उसको लेकर के कहीं घूमना चाहते हैं। डीएलएड का सर्टिफिकेट लेकर घूमना अगर आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य शिक्षक बनना है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सीरियस होइए। आप डीएलएड में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यही सेम सिलेबस सीटेट में होता है और वही सिलेबस आपका कहाँ पर होता है? बीपीएससी टीआरई में होता है। तो चलिए, ज़्यादा समय को ख़राब न करते हुए हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आप लोग बस ध्यान रखिएगा, समय ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम का, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कल हमने यहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हमें कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज आपको बताया गया था, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो इक्वल होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि अगर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 6 होगी और तीसरी भी 6 होगी। इसका क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगाते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। कहीं पे भी आपको दे दिया जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। √3/4 आपका स्टैटिक है, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा। भुजा का स्क्वायर करना है, तो भुजा आपकी है 6 का आप स्क्वायर करिए, आएगा 36। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 9, तो 9/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15.58 आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन है, आयत से संबंधित है। अगला टॉपिक आपका आयत है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उन्होंने दे दिया, एक आयताकार आंगन की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप याद रखिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है। लंबाई दिया है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 13 सेंटीमीटर, दोनों का गुणा किया आ गया 234 स्क्वायर मीटर। मीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 8 सेंटीमीटर तथा लंब 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज
जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आपने कहा ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दिया गया समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, यानी ये दिया गया 8 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर, यानी ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया गया था, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार दिया गया है 8, तो 8 रख दिया आधार की जगह, ऊंचाई दी है 6, 6 रख दिया। 8 छंग 48/2 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में अगर नहीं आता है तो कमेंट किया करिए। कोई भी कमेंट नहीं आता है, किसी को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है क्लास हो रही है नहीं हो रही है। हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की ड्यूटी है कि आपको क्लास कराया जाए भाई। हालांकि हम चाहें तो क्लास ना भी कराएं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज से पढ़े हुए विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी टीआरई में सिलेक्ट हों, टीचर बने। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग बीपीएससी में ही नहीं, आप लोग केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनिए, नवोदय विद्यालय में टीचर बनिए, रेलवे में टीचर बनिए, आर्मी में टीचर बनिए। अच्छी अच्छी जगह पर जाइए, आप टीचिंग कीजिए, आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, माहौल अच्छा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी ये पॉसिबल है। देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 8 और 6 हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 12, 8, 6 सेंटीमीटर की मीटर है, तो इसको आप ऐसे ही मान लीजिए। अब जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हों तो आपको बताया गया था क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला था s अंडर रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और s का क्या मतलब था? s का मतलब था तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं हैं 12, 8 और 6, 12 और 8 20 और 6 26/2 = 13। s की वैल्यू आ गई 13 तो आपने s की जगह 13 रख दिया। s माइनस ए, तो 13 माइनस 12, ए की जगह 12 था ना ये। फिर s माइनस बी 13 माइनस 8, फिर s माइनस सी 13 माइनस 6। तो यहाँ पे आ गया आपका 13 × 1 × 5 × 7 आ गया 455। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 21.33 आएगा, या फिर आप 455 भी लिख सकते हैं आंसर में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में आधार व ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ड बताइए, ये बोला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यही तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दिया आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 1/2, आधार 3 तो 3a मान लीजिए, ठीक है, और ऊंचाई 4 तो 4a मान लीजिए, ये आ गया। और ये जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, इससे आपका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 96 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब इसको कीजिए आप 3 × 4 करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12a/2 = 96। 2 से 12 काटेंगे 6, 6a, तो a = 6 का भाग देंगे 96 में, कितनी बार जाएगा? तो 6 × 6 और 6 × 6 16 बार, तो a = आ गया 16। क्या आ गया? 16। तो अब निकाल लीजिए आप आधार। आधार कैसे निकालेंगे? तो आधार है 3a, तो आधार को जब 3a करेंगे तो कितना आएगा? 16 × 48। और ऊंचाई है 4a, तो 4a, a की जगह रखिए 16, तो 16 × 4 = 64। ये आ गया, आधार और ऊंचाई आ गया। अब इसका कर्ड ज्ञात करना है। तो कर्ड का फॉर्मूला क्या था? कर्ड का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। यही तो यहाँ पर था, आधार का स्क्वायर था और ऊंचाई का स्क्वायर था, इसको आप याद रखिएगा। तो जब आधार और ऊंचाई का स्क्वायर आप निकालेंगे, थोड़ा रुकिएगा, हाँ ये आ गया 6। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये a² था, ठीक है, चूँकि यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये a² हो जाएगा, तो a² = 16 हो जाएगा, तो a = कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 होगा तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 3a = 12, 4a = 16। तो आपको बताया गया था कर्ड आपको निकालना है, तो कर्ड का स्क्वायर क्या है? आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो करिए, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करिए, 144 + 256 जोड़ेंगे 400 आएगा, कर्ड आ जाएगा 20। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20। 20 का 20 में गुणा करेंगे तभी तो 400 आएगा। समझ में आ गया होगा।
भाई मैथ को थोड़ा सीरियस लीजिए। अगर बैक पेपर आपको देना पड़े किसी भी सब्जेक्ट का तो बड़ी परेशानी होती है, सबसे बड़ी परेशानी आने जाने की, क्योंकि सारे विद्यार्थी जब एक साथ रहते हैं सारी सुविधा सारा इंतजाम किया जाता है। बैक पेपर में आप अकेले होते हैं, एक दो विद्यार्थी होते हैं, कोई उतना ध्यान नहीं देता, आइए जाइए रुकिए, पैसा खर्च होता है आने जाने में। बैक पेपर की फीस लगती है भाई, इसको भी ध्यान रखिएगा। बैक पेपर की फीस तो अलग से आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप फेल हुए, इसमें आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी समस्याएं आपको उठानी पड़ेंगी। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बैक पेपर नहीं देना है, आपको पास होना है, तो मैथ और साइंस और सीडीपी आपको पढ़ना ही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक चित्र है, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, जबकि a बराबर 3 और b बराबर 2 है। ठीक है, इसका परिमाप का मतलब क्या होता है कि इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई, तीनों को जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई गार्डन है, मान लीजिए एक पार्क है, ऐसे ऐसे पार्क होता है ना। अब इसका परिमाप अगर बताया आपसे पूछा जाए तो परिमाप का मतलब होता है कि यहाँ से आप चलना शुरू किए, ऐसे चलते जाइए, ऐसे चलते जाइए इसी के किनारे किनारे, और वापस आप यहाँ तक जब आ जाएंगे तो यही जो लंबाई आपने तय की यही इसका परिमाप होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों भुजाओं की लंबाई आप जोड़ दीजिए। तो जोड़िए ज़रा। पहली भुजा है 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी लिख दिया, प्लस करिए। दूसरी a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिया, फिर प्लस करिए। तीसरी है 3a माइनस बी, तो ये लिख दिया। अब इनको जोड़िए ज़रा, 2a a और 3a, 2a और a 3a, 3a जोड़ा 6a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर b, तो माइनस बी प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी। इसको एक बार हम कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया a बराबर 3 और b बराबर 2। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसको रख भी सकते हैं, a बराबर 3 और b बराबर 2 चूँकि दिया गया है। तो रखिए इसमें 2a, तो a की जगह 3 रख दिया, b की जगह 2 रख दिया, फिर यहाँ पे a की जगह 3 रख दिया, b की जगह 2 रख दिया, फिर a की जगह 3 रख दिया, b की जगह 2 रख दिया। इसको सॉल्व करिए। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4 बचा, प्लस 3 2 5, प्लस 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, तो 4 5 9, 9 7 16, ये आ गया, आंसर आ गया। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु, समबाहु का मतलब क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हों, वही समबाहु त्रिभुज है। तो तीनों जब बराबर हों तो टोटल 12 है, तीनों बराबर हैं, 3 से भाग देंगे तो एक भुजा आ जाएगी 4। और त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको हम पहले ही देख चुके हैं, पहला क्वेश्चन यही था। तो 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 3/4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4√3 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो हमने किए हैं। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपको, जैसे कि त्रिभुज का बाह्य कोण प्रत्येक अंतः कोण से बड़ा होता है। यानी कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये ऐसे हमने एक त्रिभुज बना दिया बेटा। अब इसका बाह्य कोण मान लीजिए, ये इसका बाह्य कोण होगा, तो ये इससे इस कोण से भी बड़ा होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, सबसे बड़ा होगा ये। ठीक है, यही बात ये कहना चाह रहा है। अगला है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं को अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरे से ज़्यादा ही आएगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। कुल मिलाकर के अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नहीं हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण बड़ा होगा, बस इतना समझ लीजिए, बाकी कोण छोटे होंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ ये 90 डिग्री वाला, ऐसे। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ये वाला त्रिभुज, ये 90 डिग्री वाला। अब इसमें ये होता है कर्ण, तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, ये कह रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पहले ही बता दिया गया, खूब पूछा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको बताया गया था। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर लंबाई में उसका आधा होता है। जैसे कि हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे देख लो भाई, एक त्रिभुज है।
अब इसमें जो लिखा गया है उसको आप समझिएगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ये हो गई इसका मध्य बिंदु और ये हो गया इसका मध्य बिंदु, और इसको जब हम मिलाएंगे ये, तो ये जो लाइन है ये इस वाली लाइन के आधी होगी। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली 1 सेंटीमीटर होगी, और ये लाइन जो है जैसी है वैसी इसके समानांतर ये भी होगी। बस इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, बस इसको समझ लीजिए। अब ये त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा आयत, रेक्टेंगल। आयत तो आपने देखा ही होगा, पार्क वगैरह जो होता है वो आयताकार होता है। जैसे कि आपके आसपास कोई पार्क होगा, आपके गांव में, आपके पास के शहर में जहाँ आप टहलने जाते होंगे, तो पार्क जो होता है वो सामान्यतः आयताकार होता है। आयत का मतलब क्या है, यदि किसी चतुर्भुज की, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो ये हो गई आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, और सभी भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हों। यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो, ये वाला भी 90 डिग्री हो, ये वाला भी 90 डिग्री हो, ये वाला भी 90 डिग्री हो, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हों आमने सामने की, और चारों कोण 90 डिग्री के हों, तो ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। चलिए, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ABCD एक आयत है, ये ABCD ये एक आयत है जिसमें AB बराबर DC, यानी कि AB ये वाली लाइन के बराबर कौन सी लाइन है? इस लाइन के बराबर है ये, और BC के बराबर कौन सी लाइन है? AD है, ठीक है। तो ये लाइन है। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D क्या है? 90 डिग्री है, यानी कि चारों कोण क्या हैं? उनकी वैल्यू 90 डिग्री है। अब जब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, परिमाप का मतलब क्या होता है? हमने पहले बताया था कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है यहाँ पर, और वो ऐसे चलता आता है, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इसकी बाउंड्री पे चलेगा, ये बाउंड्री पे चलेगा, बाउंड्री पे चलेगा, और वापस जब यहीं पे पहुँच जाएगा तो ये जो लंबाई उसने तय की है इसी को परिमाप बोलते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे कि मान लो ये चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ये लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? तो 10 और 5 को जोड़ दो, 10 और 5 हो गया 15, और इसमें 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आयत का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे कि लंबाई हमने बताया कितना, कहाँ पे हमने माना था? ये लंबाई हमने बताया था 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। विकर्ण, विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में। विकर्ण का मतलब होता है ये वाली रेखा, ये बीचों बीच जो रेखा ऐसे जाती है, एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। तो इसके लिए क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में रख देंगे तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो 100 प्लस 25 इक्वल टू 125, और 125 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यही आंसर हो गया। तो ये आपका विकर्ण हो गया। चलिए, अब दिया गया आयत के अंग, पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। आयत के अंग क्या होते हैं, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले तो है बेस, आधार। बेस क्या होता है? तो किसी आयत में 2 आधार होते हैं जो आपस में बराबर तथा समानांतर होते हैं। जैसे कि एक आधार तो ये हो गया आयत में, ठीक है। ABCD एक आयत है जिसमें AB तथा DC आधार है। AB और DC क्या है? ये दोनों क्या है? आधार हैं। 2 आधार होते हैं जो आपस में बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं। इसके बाद आती है लंबाई। किसी आयत में 2 लंबाई होती हैं जो आपस में एक दूसरे के बराबर तथा समानांतर होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए, ये आपकी ABCD में एक आयत है जिसमें AD तथा BC आयत की लंबाई है। AD ये आपका, ये हो गया आपका लंबाई, और BC ये भी हो गया आपकी लंबाई, ठीक है। AD तथा BC लंबाई और एक दूसरे के क्या है? ये समानांतर भी है। समानांतर का मतलब होता है इनके बीच की दूरी बराबर है। ये दूरी हर जगह पे, चाहे जहाँ पे भी आप देखेंगे, तो AD और BC के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो
तो ये क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। अब एंगल, आयत में 4 कोण होते हैं, इन कोणों का कुल योग 360 डिग्री होता है। जैसे कि एक एंगल ये हो गया आपका, दूसरा एंगल आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, और इन चारों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। जैसे एंगल ए ये वाला, एंगल बी ये वाला, एंगल सी ये वाला, एंगल डी ये वाला, इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। चूँकि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का, तो 90, 180, 270, 360, ठीक है, 360, 90 4 बार जोड़ोगे 360 आएगा। अब आया बिकर्ड यानी डायगोनल। तो बिकर्ड को देखिए, बिकर्ड आयत को मध्य भाग से बांटता है। ये आपका आयत है और बिकर्ड क्या है, ये वाला बिकर्ड है। ये आयत को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग। किसी आयत में 2 बिकर्ड होते हैं, एक तो ए से मिला दिया सी को, एक बिकर्ड बन गया, और दूसरा आपका मिला दिया डी को बी से, तो ये आपका अलग बिकर्ड बन गया, ठीक है। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए सी तथा बी डी बिकर्ड है, जो आयत को मध्य भाग से बांटते हैं। अब है आयत से संबंधित कुछ तथ्य हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं। अभी आपको बताया गया था, आमने सामने का मतलब जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी और इससे बराबर दूरी पे भी होगी, इसी तरह से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और इससे समानांतर होगी। आयत का प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ठीक है। आयत के आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाएं बिकर्ड कहलाती हैं। आमने सामने के शीर्ष, जैसे ए को सी से मिला दिया, आमने सामने के शीर्ष से, ये बिकर्ड हो गया। डी को बी से मिला दिया, ये भी बिकर्ड हो गया, ठीक है। बिकर्ड आयत को समद्विभाजित विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो बिकर्ड है, ये बिकर्ड है मान लीजिए, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये आयत था, आयत से संबंधित हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इसके सवालों को हम देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बताया गया था आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई कर देते हैं। तो 10 सेंटीमीटर तो इसकी हो गई लंबाई और चौड़ाई हो गई 15 सेंटीमीटर, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे 15 लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा एक बिकर्ड की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या दे दिया, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और बिकर्ड की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल। तो हमें चौड़ाई तो इसकी पता नहीं है, तो चौड़ाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पहले ही आप इसको देख चुके हैं। अब यहाँ पे लंबाई 5 दी गई है, तो लंब का स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे हम, लंब का स्क्वायर की जगह, देखिए कर्ड, बिकर्ड की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो कर्ड की जगह रख दीजिए 13 का स्क्वायर इक्वल टू, आधार आपको दिया नहीं गया तो आधार की जगह रख दीजिए a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब की जगह रख दीजिए 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 25। अब 25 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू 144, और a का स्क्वायर 144, तो a बराबर 12। अब हमें मिल गया लंबाई और चौड़ाई, क्या मिल गया, लंबाई जैसे 5 सेंटीमीटर तो चौड़ाई इसकी 12 सेंटीमीटर, हमें यही तो मिल गया। हमने चौड़ाई को निकाल लिया, चौड़ाई हो गई 12, लंबाई हो गई 5। अब बताइए तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 इंटू 5 कर दिया, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। चलिए, बहुत ही सिंपल है, बस आपको आराम से आहिस्ते आहिस्ते समझ लेना है। आपके बेहतरीन परसेंटेज आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप शिक्षक बनेंगे। अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आपको बड़ी परेशानी होगी। एक बैडमिंटन का कोर्ट जिसकी लंबाई 30 मीटर है, ठीक है, बैडमिंटन का कोर्ट जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ऐसे मान लो ये एक मैदान है बैडमिंटन का, इसकी लंबाई इसने दे दिया 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, तो ये दे दिया इसने 20 मीटर, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला दो, ये भी 30 मीटर हो जाएगा और ये भी आपका 20 मीटर हो जाएगा। ये आपका बैडमिंटन का कोर्ट है।
इसमें लकड़ी के 3x2 मीटर के टुकड़े लगवाने हैं। जैसे एक टुकड़ा यहाँ लग गया लकड़ी का, दूसरा टुकड़ा यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ लग गया। इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3 और 2 है। तो एक टुकड़े का मूल्य अगर 120 रुपये है तो पूरे में लगवाने में कितना खर्च आएगा? तो पहले तो हम पूरे कोर्ट का क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं उसका एरिया। तो कोर्ट का क्षेत्रफल हो गया 30x20 बराबर 600 स्क्वायर मीटर। 30x20 बराबर 600 स्क्वायर मीटर। टुकड़े का क्षेत्रफल 3x2 बराबर 6 स्क्वायर मीटर इस टुकड़े का। अब कुल कितने लगेंगे? जब 600 स्क्वायर मीटर का कोर्ट है और एक टुकड़ा 6 स्क्वायर मीटर का है, तो 600 में 6 का भाग देंगे 100, यानी कि 100 टुकड़े लगेंगे। एक टुकड़ा 120 रुपये का है तो 100 टुकड़े कितने के होंगे? 12,000 के। 12,000 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। 100 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों तरफ टहलने के लिए 3 मीटर चौड़ी सड़क बनवाने में कितना खर्च आएगा? यदि खर्चा 50 मीटर प्रति वर्ग मीटर हो। पार्क के किनारे आपने देखा ही होगा, अंदर की तरफ क्या बना होता है? एक ट्रैक बना होता है, रोड बनी होती है। उसी ट्रैक पे आप टहलते हैं, दौड़ते हैं। बढ़िया पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर फिट होने के लिए आप टहल रहे हो। टहलना दौड़ना बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह, आपका शरीर फिट रहता है। वही दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका शरीर, आप खुद। आप से बड़ा चमत्कार कुछ और नहीं। जैसे लोग बोलते हैं दुनिया में चमत्कार होता है कि नहीं होता है, तो आप इस दुनिया में हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आप से ही दुनिया है। अगर आप ही न रहें, हम ही न रहें, अगर मान लीजिए मैं ही न रहूं, तो मेरे लिए इस दुनिया का क्या मूल्य है? दुनिया विलुप्त हो जाएगी, दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। तो आपका मूल्य उतना ही है जितना कि इस पूरी दुनिया का मूल्य है। इसलिए अपना मूल्य समझिए। सबसे पहला काम होता है आप स्वस्थ रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाना, दुनिया भर की चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज़ है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उसके बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। जब आपका पढ़ाई में मन लगेगा तो आप पास होंगे, टीचर बनेंगे, पैसा भी आएगा और अपना अच्छा जीवन जिएंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्क का क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो लंबाई दिया है 100, चौड़ाई दिया 50, निकल आया 5,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका पार्क का क्षेत्रफल। अब इसमें 3 मीटर चौड़ी सड़क बनवानी है। तो 3 मीटर चौड़ी सड़क का मतलब क्या हो गया कि हमें इसी 100 में से 3 कम करना होगा। ठीक है, ये आपका था 100, इसमें से 3 कम करो भाई। तो 3 इधर से भी कम करो, 3, और 3 इधर से भी कम करो, और इसके अलावा 3 इधर से भी कम होगा, 3 इधर से भी कम होगा, यानी दोनों तरफ से 3-3 कम कर दो। तो 100 जो है उसमें से 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? क्या दिया है? 3 मीटर चौड़ी सड़क बनवाने में कितना खर्चा आएगा? तो यहाँ पे 3-3 मीटर दोनों साइड से जब कम करेंगे तो ये टोटल 100 है। 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, 6 मीटर कम हो जाएगा। तो 100 में से 6 करेंगे तो 94 मीटर इसकी लंबाई रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह चौड़ाई 50 है तो 50 में 3 इधर से कम होगा और 3 इधर से होगा, तो ये भी 6, 44 रह जाएगी। तो 94 × 44 करिए, 3136 वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी कि 3136 वर्ग मीटर जो है वो इस वाले एरिया का, आपका इस वाले का क्षेत्रफल आ गया। और पूरे का क्षेत्रफल कितना आया था? पूरे का क्षेत्रफल आया था 5,000। तो अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो 5,000 में से 3136 को 4136 को घटा दीजिए। 5,000 में से 4136 घटाया 864 वर्ग मीटर। यानी ये जो सड़क बनेगी इसका एरिया आ गया 864 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर को बनवाने में 50 रुपये का खर्चा है। तो 864 वर्ग मीटर को बनाने में 43,200 रुपये का खर्चा आएगा। इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 है। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 117 इसका क्षेत्रफल है, लंबाई दिया है 13, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? चौड़ाई के लिए 117/13 करेंगे, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई यानी कि 5 के अनुपात में, चौड़ाई 3 की। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने का कितना खर्चा आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फीट है। तो पहले तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालो भाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। तो माना कि लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, क्षेत्रफल दिया है 1500 स्क्वायर फीट। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, 5x × 3x = 1500। तो x बराबर 10 आ गया। तो x बराबर जब 10 आ गया तो लंबाई निकाला, 5 × 10 यानी 50 मीटर लंबाई हो गई, 50 फीट। और चौड़ाई 3 × 10 यानी 30 फीट चौड़ाई हो गई। 50 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई हो गई। अब आयत का इसका परिमाप निकाल दो।
भाई तार लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, ये किनारे किनारे तो लगाओगे, ये तार आप कहाँ लगाओगे, इसके किनारे किनारे। तो किनारे किनारे लगाने के लिए क्या होगा, इसका पूरे का परिमाप आपको निकालना होगा। परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से चलिए यहीं वापस आ जाइए, यानी कि 2 इंटू आधार इंटू ऊँचाई, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 50 प्लस 30, 80, 80 दूनी 160 फीट। और 1 फिट लगाने का खर्चा कितना दिया इसने, 12 रुपये। 1 फिट लगाने का खर्चा 12 रुपये, तो 160 फिट लगाने का खर्चा 2080 रुपये आ जाएगा। इतने पैसे में आपका तार लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, 6 इंटू 2.5 कर देंगे, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। एक आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई 50 मीटर दे दिया, परिमाप 180 दे दिया, तो चौड़ाई हमने x मान लिया। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें देखिए 180 ये आपका परिमाप दिया है, 2 यहाँ पे जो फॉर्मूले में होता है रख दिया, लंबाई 50 दिया, चौड़ाई की जगह x कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 180, 50 दूनी 100 और 2 का अंदर जाएंगे 2x, 100 को इधर लाएंगे, 180 में से 100 जाएगा, 80 बचेगा, 2x बराबर 80, तो x बराबर 40, यानी आयत की चौड़ाई आ गई 40 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई दिया था 50, चौड़ाई हो गई 40, आ गया आपका 200 स्क्वायर मीटर, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारा वो वर्ग है। इसको भी हमने सोचा था इसी टॉपिक में कवर कर देंगे, लेकिन क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है और मैथ्स की क्लास बहुत लंबी अगर होती है तो आप लोग पढ़ नहीं पाते हो। हम भी आपका ध्यान रखते हैं कि भाई आपको समझ में आए, आप उसको पढ़ पाएँ, तभी तो उसका कोई सार्थक महत्व होगा, अन्यथा कोई महत्व नहीं होता है। वैसे ही मैथ आपका समाप्त होने वाला है 3-4 क्लास में, तो इसको हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे वर्ग को, और इसके अलावा जो भी टॉपिक होगा, स्क्वायर के अलावा शायद जो है सर्किल होगा, तो सर्किल भी हम कर लेंगे अगले टॉपिक में, और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक केवल चैप्टर बचा रहेगा, उसको भी हम पढ़ लेंगे। आपसे बस बार बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा सा अब सीरियस हो जाइए। आपने 6 महीने 8 महीने बड़े मज़े कर लिए, जहाँ भी आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो लोग जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे हैं, और वो सिर्फ DLED में एडमिशन लिए हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा यूट्यूब पे क्लास देखिए, हमारा जो भी मैथ्स का CDP का या फिर आपका सोशल साइंस का क्लास चल रहा है उसको देखिए, और साथ ही साथ में राजन की सीरीज़ भी लगाइए, क्योंकि आपके पास पूरा समय है। और ऐसे बच्चे जिनके पास समय कम है, भाई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत करके अपना कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके वो एडमिशन लिए, घर पे भी पैसा दे रहे हैं बेचारे, तो ऐसे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग राजन की सीरीज आप पढ़िए। अगर आप हो सके, आपके पास समय हो, तो आप यूट्यूब से भी पढ़िए, और कोई भी अगर समस्या आपको आ रही है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर तो वैसे भी पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस नंबर पे आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करके, व्हाट्सएप पे, या फिर हमें कॉल करके, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।